आज हम आपके साथ जो है उत्तराखंड न्यायिक सेवा 2023 प्रारंभिक परीक्षा का स्पेशल बैच चला रहे हैं। जो टॉपिक कर रहे हैं हम जो है वो कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि। देखिए इंटरनेशनल लॉ जो है वैसे तो और जुडिशियल सर्विस में भी मतलब क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपी की बात करते हैं और अन्य बात करते हैं, पर जो है यहाँ पर देखिए जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है यहाँ पर उत्तराखंड न्यायिक सेवा में प्रथम मतलब जो है जीएस वाले पोर्शन में काउंट होता है। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो है ये डिसाइड करता है कि किसी बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक अहम भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। देखिए इस बार जो वैकेंसी आई है आपकी वो 16 वैकेंसी आई है। अब देखिए कंपटीशन थोड़ा टफ तो है ही है, इसलिए हमें हर क्वेश्चन को हर चीज को बड़े शक की नजर देखना पड़ेगा और हमें एट एनी कॉस्ट हर जितना भी संभव हो सके उस क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखिए मेन कोशिश ही आपकी, अगर कोशिश करते हैं तो देखो सफलता मिलेगी मिलेगी। चलिए हम जो शुरू करते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि जो एमसीक्यू में है। आज आपको जो है मैं दोनों उसमें कराता हूं, कंसेप्ट बेस भी और एमसीक्यू भी है। अब एमसीक्यू देखिए आप जो है, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर रहता है तो एमसीक्यू हल करने से आगे हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। चलिए जो है बाकी तो हम जो है जब कंसेप्ट वाली क्लास करेंगे उसमें फिर जो है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें देखिए आपका है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधिक नियमों का वह संग्रह है जो संप्रभु राज्यों के बीच और ऐसी इकाइयों के बीच लागू होता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। देखिए ये बहुत सारी कोटेशन होती हैं, उन कोटेशन में देखिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ये किसने लिखी है, थोड़ा सा मेमोराइज करना होता है। अब इसमें देखिए ये बनेगा हमारा फेनविक ने कहा इस बारे में है, यानी आंसर बनेगा हमारा ए। अब देखिए फेनविक के अनुसार क्या है कि मतलब जो है रूढ़ी जो है राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों का स्रोत है। मतलब जो है फेनविक के अनुसार रूढ़ी राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों का स्रोत है, ये समझ लीजिए आप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इंग्लैंड का न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को तभी प्रभावी कर सकता है जब यह साबित हो जाए कि ऐसे नियमों को ग्रेट ब्रिटेन में सकारात्मक रूप में अंगीकृत किया गया है। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था ए लोटस के मामले में सन 1927 में, सम्राट बनाम केन फ्रेंकिनिया का मामला सन 1876 में, चुंग जी चुंग बनाम सम्राट सन 1935, उसके बाद देखिए जमोरा का मामला 1916 में। देखिए अब देखिए यहां पर इसका जो है ये बनेगा हमारा सी, माने जो है चुंग जी चुंग बनाम सम्राट 1935, ये बनेगा इसका सी। अब देखिए इसमें सी की बात करते हैं हम। देखिए अब जो है अब आगे देखिए इसमें जो है सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्य विधि के साधारण सिद्धांतों राष्ट्रीय विधि का सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर लागू होता है। मतलब समझिए सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्य विधि के साधारण सिद्धांत राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर लागू होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए थर्ड में देखिए हमारा जो है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? रूढ़ी अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि का स्रोत, अभी समय राष्ट्रीय विधि का स्रोत, संविधान अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि का स्रोत, प्रथा और विधान अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि का स्रोत। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा आपका ए, रूढ़ी अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि का स्रोत है, जैसे कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। देखिए अब इसका बनेगा हमारा ए, यानी ये आंसर बन जाता है इसका। देखिए अब देखिए हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि का स्रोत फैक्ट हवाना के मामले में युद्ध काल में मछली पकड़ने वाले जलयानों को पर ग्रहण से छूट दी गई।
मछली पकड़ने वाले जलयानों को नष्ट नहीं किया जाए, रूढ़ी और प्रथा के साक्ष्य के लिए विधिवेताओं की कृति और राय के प्रति निर्देश दिए गए थे या दिए जा सकते हैं। देखिए इसमें मतलब समझिए आप जो है, तो इसलिए मतलब जो है आपका जो आंसर बनेगा वो ए, रूढ़ी, अंतरराष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि का स्रोत है। ये देखिए नेक्स्ट, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्य विधि के साधारण सिद्धांत से अभिप्रेत है, यानी सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्य विधि के साधारण सिद्धांत से अभिप्रेत है या अभिप्राय है। इसमें देखिए हमारा अंतरराष्ट्रीय विधि के साधारण सिद्धांत, राष्ट्रीय विधि के साधारण सिद्धांत जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पे लागू किए जा सकते हैं, नैसर्गिक विधि का यह साधारण सिद्धांत और विधि के साधारण सिद्धांत जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है। देखिए इसमें देखिए आपका आंसर बनेगा, देखिए मतलब जो है सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्य विधि के साधारण सिद्धांत से अभिप्राय जो है वो विधि के साधारण सिद्धांत जिन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ ने मान्यता दी है, वो बनेगा हमारा डी आंसर। देखिए इसका बन जाएगा हमारा डी आंसर। क्लियर हो रहा है? ध्यान से चेक करिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन न्यायालय ने फैक्ट हवाना के मामले में किए गए हैं? अब फैक्ट हवाना के मामले में देखिए हमारा जो है ये देखिए अंतरराष्ट्रीय विधि तो संयुक्त राज्य के विधि का अंग है, नहीं ये रॉन्ग है। युद्ध काल में मछली पकड़ने वाले जलयानों का प्रहरण से छूट बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए मछली पकड़ने वाले जलयानों को किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए आप जो है उसके बाद देखिए हमारा रूढ़ी और प्रथा के साक्ष्य के लिए विधि वेताओं की कृतियां और राय के प्रति निर्देश किए जा सकते हैं। देखिए ये मैं क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इसको जो है आत्मविधि है। इसमें देखिए आंसर बनेगा आपका 2, 3, 4 मतलब जो है इसका बी आंसर बन जाएगा। ये आपका बी आंसर इसका हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो है जब कोई राज्य राजत्व के अर्जन के लिए विहित अर्हताएं प्राप्त कर लेता है तो वह अंतरराष्ट्रीय विधि व्यक्ति बन जाता है। इस प्रयोजन के लिए मान्यता की आवश्यकता नहीं है, अधिकथित किया गया है। ये देखिए वियना कन्वेंशन सन 1815 में, हेग कन्वेंशन 1907 में, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर 1945। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा, देखिए इसमें यह है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर 1945, ये डी बनेगा आंसर इसका आंसर डी बन जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखा आप जो है राज्य उत्तराधिकारी की दशा में विजेता राज्य विजित राज्यों की बाध्यता ग्रहण कर लेता है। मतलब राज्य उत्तराधिकारी की दशा में विजेता राज्य विजित राज्य की बाध्यता ग्रहण कर लेता है। ए उस विस्तार तक जहां तक राज्य उत्तराधिकारी से संबंधित वियना कन्वेंशन 1878 के अनुज्ञ है, उस विस्तार तक जहां तक संविधान में अनुज्ञ है, उस विस्तार तक जहां तक कि अंतरराष्ट्रीय रूढ़ी के साधारण अनुज्ञ है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका जो बनेगा हमारा जो है वो बनेगा उस विस्तार तक जहां राज्य उत्तराधिकारी संबंधित वियना कन्वेंशन 1978 में अनुज्ञ है, यानी आंसर बनेगा हमारा ए। इसका ए आंसर बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो ना आप लोगों को जो है, इसको देखते चलिए आप जो है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जो है, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के उत्तराधिकार का प्रश्न उपस्थित हुआ, तब भारत ने यह तर्क दिया कि उसकी सदस्यता बनी हुई है क्योंकि, अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटिश इंडिया की सदस्यता के उत्तराधिकारी हैं। केवल भारत को ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उत्तराधिकारी में मिली है, केवल पाकिस्तान को ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उत्तराधिकारी में मिली है। भारत और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की नई सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा
केवल भारत को ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्य उत्तराधिकारी मिली है, ये बनेगा बी आंसर हमारा, इसलिए इसका आंसर बी आंसर बन जाता है। चेक करिए, आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप देख देखिए गलत नहीं करेंगे आप, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है जॉन ऑस्टिन ने यह राय प्रकट की थी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राइवेट विधि है जिसका प्रसार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि अधिरचित अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि तो नामात्र की विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि वह बिंदु है जहां विधि शास्त्र को लोप हो जाता है। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है ये बनेगा, इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि तो नामात्र विधि है, यह सी है, ये सी आंसर बन जाएगा इसमें देखिए हमारा जो है। अब इसमें आगे देखिए आप जो है, अब यहीं पर देखिए हम जो है जॉन ऑस्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि तो नामात्र की विधि है। फेनविक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि विधिक नियमों का वह संग्रह है जो संप्रभु राज्यों के बीच और ऐसी इकाइयों के बीच लागू होता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। मेरा ध्यान दीजिए आप जो है, जॉन ऑस्टिन जो क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि तो नामात्र की विधि है। वहीं पर जो है फेनविक जो है क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि विधिक नियमों का वह संग्रह है जो संप्रभु राज्यों के बीच और ऐसी इकाइयों के बीच लागू होता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 5, 6, 41 और 42 द्वारा नियत अनुसूचियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि, अब देखिए इसमें जो है साधारणतः मतों का संग्रह मात्र है और जो कर्तव्य यह अध्यारोपित करता है कि उनका प्रवर्तन नैतिक अनुसूची द्वारा होता है, अर्थात वह केवल अधिरचित नैतिकता है, अधिरचित विधि नहीं है। यह वह बी में देखिए, यह वह बिंदु है जहां विधि शास्त्र का लोप हो जाता है। सी निर्माणाधीन विधि है ऐसी विधि जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, अन्य विधियों के समान विधि है। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं चार्टर के, मैंने यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 5, 6, 41, 42 द्वारा नियत अनुसूची के संबंध में देखिए, यह मतलब देख समझ आए, अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माणाधीन विधि है ऐसी विधि जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, यह बनेगा सी आंसर इसमें, यानी कि हमारा देखिए ये इसका सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्यता की घोषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, यानी देखिए मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए, आप देखोगे कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हमें देखना होता है। अब इसमें देखिए हमारा देखिए मान्यता विद्यमान तत्वों की घोषणा है, सही है। मान्यता विद्यमान तत्वों का गठन होता है, देखिए ये नहीं हो सकता। मान्यता अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यता कुंजी है। मान्यता एक राजनीतिक कृत्य है। देखिए इसमें देखिए मान्यता विद्यमान तथ्यों की घोषणा है, यह सही है, और मान्यता एक राजनीतिक कृत्य है, यह सही है, यानी 1 और 4 इसके सही है और 2 और 3 ये रॉन्ग है। अब इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा सी, यानी 1 और 4, ये आपका सी आंसर बन जाता है इसमें। नेक्स्ट देखिए आपका, इस चार्टर की कोई बात संयुक्त राष्ट्र के ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जो आवश्यक रूप से किसी राज्यों की आंतरिक अधिकारिता में आते हैं, या फिर सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं करेगा कि वह ऐसे मामलों को जिस चार्टर के अधीन निपटारों के लिए प्रस्तुत करे, किंतु यह सिद्धांत अध्याय 7 के अधीन प्रवर्तन के उपाय के लागू होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह अंतर्विष्ट है, इसे बताना है ये किसके अंतर्गत है। देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए यह बनेगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 सब कॉलम 1, यानी ए आंसर इसका बन जाएगा, ए में बात रखिए। देखिए इस तरह की जो कोटेशन है वो तो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। देखिए अंतरराष्ट्रीय विधि में हमें बहुत सारी चीज मेमोराइज करनी पड़ती है,
बहुत सारे कोटेशन है, बहुत सारे अनुच्छेद है, इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए समझना तो है ही है, पर थोड़ा सा मेमोराइज भी करना पड़ेगा, ये चीज देख लीजिए इसमें। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के उसके सदस्यता के अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है। अब इसमें देखिए आप जो है, महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, मतलब देखिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को उसकी सदस्यता के अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है। ये किससे किया जाएगा? ये हमारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जा सकता है, यानी सी आंसर बन जाएगा इसके अंतर्गत। ये आंसर हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में परिनियम के अनुच्छेद 26 में यह उपबंध है कि विवाद के पक्षकारों से अनुरोध पर 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई जा सकती है। यह प्रक्रिया सर्वप्रथम जिस मामले में अपनाई गई थी वह है, देखिए आप जो है इसमें देखिए आपका ये बंधकों का मामला था, यानी कि यह बनेगा ए आंसर, इसमें ए आंसर बन जाता है। यानी कि मतलब बंधकों के मामले में क्या था, देखिए आप जो है विवाद के पक्षकारों से अनुरोध पर 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई थी, जिसमें प्रक्रिया सर्वप्रथम इस मामले में अपनाई गई थी। अब इसमें देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पर हस्ताक्षर होने चाहिए। इसमें देखिए हमारे जो है न्यायालय के सभापति या रजिस्ट्रार के, या उन सभी न्यायाधीशों के जिन्होंने मामले में सुनवाई की थी, केवल न्यायालय के सभापति द्वारा, केवल न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पर हस्ताक्षर होने चाहिए उन सभी न्यायाधीशों के जिन्होंने मामले की सुनवाई की थी। इसका आंसर बन जाता है हमारा बी। देखिए आप जो है ध्यान दीजिए आप जो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह अपेक्षा है कि संधि के पक्षकार सद्भाव पूर्वक उसके निर्बंधों का पालन करेगा? इसमें देखिए आपका जो है ड्रैगो सिद्धांत, आश्रय का सिद्धांत, समता का सिद्धांत या संविधा का अवश्य सिद्ध पालनीय। अब देखिए इसमें जो है संविधा का अवश्य पालने में यह अपेक्षा है कि संधि के पक्षकार सद्भाव पूर्वक उसके निर्बंधों का पालन करेगा। यह आंसर बनेगा डी। यह आंसर डी बन जाता है इसका। देखिए आप जो है नेक्स्ट, इसमें सूची में मिलान करना आपको, देखिए आपका जो है, अब इसमें देखिए पहले मैं कहा था इसको ए बी सी लिख लीजिए, इसमें ए बी सी डी। ये हम क्यों लिखते हैं? देखिए ये इसलिए लिखते हैं कि हम बहुत बार यही कहीं क्रॉस करते हैं तो कई बार हमारा जो है क्वेश्चन गड़बड़ाने के चांस बन जाते हैं, और जब ये हम लिख लेंगे तो इसमें गड़बड़ाने के कोई चांस नहीं बनेंगे, ये समझिएगा आप जो है। अब देखिए इसमें जो है हमारा, देखिए अब जो है एक विश्व की संकल्पना, ये देखिए हमारे लॉर्ड कुलरिज ने दी है, ए का 4। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय विधि को सर्वप्रथम बनाया था, यह है बेंथम, यानी जेरोमी बेंथम, ये बनेगा हमारा बी का 1। उसके बाद देखिए हमारा फ्रैंकोनिया देखिए बनेगा, यह है हमारा बेंडल विल्की, यानी कि 2, ये सी का हमारा 2 है। उसके बाद संविधा सर्वप्रथम पालनीय है, यह बनेगा हमारा एनिजिलेटी मतलब है 3, यानी 4 1 2 3। इसमें देखिए 4 1 2 3, यानी डी आंसर हमारा बन जाता है। तो इससे क्या होता है, देखिए हमारा क्वेश्चन गड़बड़ाएगा नहीं। और ये जो मिलान वाले हैं थोड़ा ध्यान देखिए, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में कई सारी इंफॉर्मेशन होती है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए हमारा, अध्यापक संहिता से अभिप्रेत है कि, अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो पिछले इसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय संहिता से अभिप्राय है कि साधारण अंतरराष्ट्रीय विधि के अध्यापक नियमों जिन्होंने विचलन नहीं किया जा सकता, प्राचीन रूढ़िगत अंतरराष्ट्रीय विधि नियम जो आधुनिक समय में अनावश्यक हो गए हैं, पश्चातवर्ती संधि द्वारा ही किसी भी संधि के नियमों का निराकरण, या द्विपक्षीय संधि के विकसित नियम जिन्हें सार्वभौमिक स्वीकृति मिली है, जो साधारण अंतरराष्ट्रीय विधि का भाग बन गए हैं। देखिए
अब इसमें देखिए आपका आंसर बनेगा, ये बनेगा आपका डी, यानी कि डी आंसर इसमें। डी में क्या है, अध्यापक संहिता से अभिप्राय क्या है, द्विपक्षीय संधि के विकसित नियम जिन्हें सार्वभौमिक स्वीकृति मिली है जो साधारण अंतरराष्ट्रीय विधि का भाग बन गए हैं। इसका आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति का सर्वाधिक उचित रूप से वर्णन करता है। इसमें देखिए आप जो है ए, रूढ़ि और अभिसमय पर आधारित नियमों के संग्रह जो राज्य के संबंध में विनियमित करता है, नियमों का संग्रह जो विश्व के सभ्य राष्ट्रों को शासित करता है, रूढ़ि और संधि पर आधारित नियमों का संग्रह जो राज्य और संगठनों के बीच संबंधों को विनियमित करता है। यह फिर देखिए डी, राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठन और कुछ व्यक्तियों के बीच संबंधों का विनियमन करने वाले आचरण के नियमों का संग्रह जिनसे राज्य अपने आप को आबद्ध मानते हैं और आचरण में जिनका पालन करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए हमारा देखिए आंसर में देखिए इसमें जो है ये बनेगा हमारा आंसर में डी आंसर है, इसका डी आंसर हो जाता है। अब देखिए नियमों का संग्रह एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थित निरूप करता है जिसे राज्यों को अपने आप को बांध लेता है और उनका यथासंभव पालन करते हैं यद्यपि कोई सेक्शन हो या ना हो। मतलब समझिए नियमों का संग्रह एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निरूपित करता है जिसे राज्य अपने आप को बांध लेता है, उनका यथासंभव पालन करते हैं यद्यपि कोई सेक्शन हो या ना हो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि निर्माता संधि है। अब विधि निर्माता संधि देखिए हमारी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 शिमला समझौता, श्रीलंका और जातीय समस्या समाधान के लिए भारत और श्रीलंका के बीच 1987 की संधि, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि, पेरिस की संधि 1928। देखिए इसमें जो है विधि निर्माता जो संधि है वो है पेरिस की संधि 1928, यानी डी आंसर इसका बन जाएगा, ये हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारा ये है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय आबद्धकारी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय देखिए आबद्धकारी है, ए उस विशिष्ट मामले में पक्षकारों पर ही, सदृश परिस्थितियों में राज्यों पर, सदृश परिस्थितियों में राष्ट्रीय न्यायालयों पर, उन मध्य क्षेत्रीयों पर जो विशिष्ट मामले में पक्षकार नहीं है। देखिए मुझे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय आबद्धकारी उस विशिष्ट मामले के पक्षकार पर ही, यानी जो उस मामले का पक्षकार है उन पर लागू है, यह बनेगा ए आंसर, यानी ए आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट, मान्यता की अभिदायी सिद्धांत उस मान्यता के प्रति निर्देश करता है जो साक्ष्य स्वरूप है, घोषणात्मक है, राज्यों के सर्जन का उपकरण है और नई सरकार को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्राधिकार प्रदान करता है, राज्य होने के दावों में असंगत है। अब देखिए यहां पर देखिए हमारा जो है ये साक्ष्य स्वरूप है, मतलब जो है साक्ष्य स्वरूप, मान्यता अभिदायी सिद्धांत उस मान्यता के प्रति निर्देश करते हैं जो साक्ष्य स्वरूप है, यानी आंसर हमारा ए बन जाता है। ध्यान से चेक करिएगा आप लोग, देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह प्रस्तावना अधिकृत की गई है कि स्टेट बैंक इथियोपिया बनाम नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट एंड लिगोरी, सोवियत समाजवाद गणतंत्र संघ बनाम ओनू, एसएस अमरंत जाजू मेहंदी बनाम स्पेन गणतंत्र की सरकार। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा, इसमें जो है स्टेट बैंक ऑफ इथियोपिया एक तो ये बन जाएगा हमारा, ये सही है। उसके बाद हमारा जो है एसएसएन ये 3, यानी इसका आंसर बन जाएगा हमारा बी 1 और 3, यानी कि इसका आंसर बी बन जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया के उत्तराधिकारी थे
भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन इस उत्तराधिकारी को कहते हैं। अब इसमें देखिए आपका जो है ये कहते हैं इसको सर्वस्व उत्तराधिकार, यानी कि मतलब जो है सर्वस्व उत्तराधिकार का मतलब समझिए ब्रिटिश इंडिया के उत्तराधिकारी थे जो भारत डोमिन और अंग्रेज पाकिस्तान डोमिन इसके उत्तराधिकारी कहते हैं सर्वस्व युद्ध उत्तराधिकार, यानी कि बी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? अब संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है बताना है आपको जो है, ये देखिए आप जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये तो है। संधि बाध्यताओं के प्रति आदर सुनिश्चित करता है, ये भी ठीक है। विश्व भर में प्रजातांत्रिक सरकारों की स्थापना करना, ये नहीं है। उसके बाद एक श्रेष्ठता जीवन का संवर्धन, ये भी ठीक है, यानी इसका आंसर बनेगा हमारा सी। ये इसका हमारा सी आंसर बन जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है या ये उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कौन कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, नंबर 1। दूसरा क्या बनता है? आत्म निर्णय के सिद्धांत पर राष्ट्र के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवतावादी समस्याओं के निवारण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग। वहीं पर देखिए मतलब जो है उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाना है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए ये है, ये बात रखी गई है। अब देखिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उपबंधित आत्मरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में किसके निर्णय के अधीन है? अब देखिए यह है हमारे महासभा के निर्णय के अधीन, यानी महासभा के निर्णय के अधीन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उपबंधित आत्मरक्षा का अधिकार महासभा के निर्णय के अधीन है। यह आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के मतदान से प्रवृत्त रहने पर सुरक्षा परिषद, देखिए इसमें जो है मतलब जो है का निर्णय विधि मान्य हो जाता है, का निर्णय फिर से विधि मान्य हो जाता है, का निर्णय परिषद का निर्णय विधि मान्य किंतु अपरिवर्तनीय है के निर्णय के बारे में अपेक्षा होती है और महासभा उस पर विचार करे। अब देखिए इसमें देखिए इसका आंसर बन जाता है, देखिए परिषद का निर्णय फिर भी विधि मान्य होता है, यह आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जा सकता है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को कैसे हटाया जा सकता है, ये देखिए आप जो है सुरक्षा परिषद द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा, न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के सर्वसम्मत राय से या फिर महासभा के सर्वसम्मत निर्णय से। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जा सकता है मतलब जो है महासभा के सर्वसम्मत निर्णय से जो है। नेक्स्ट, इसका बनेगा डी आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी विशिष्ट निर्णय की बाबत गलत है? अब देखिए इसमें गलत बताना आपको कौन सा है। यह अंतिम है, उसकी अपील नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। वह विनिश्चयात्मक तथ्य का पता चलने पर पुनरीक्षण हो सकता है। यदि कोई देश उस मामले का पक्षकार नहीं है किंतु निर्णय से प्रतिकूल प्रभावित होता है तो वह देश की अपील कर सकता है। यह आंसर गलत है, इसका सी बनेगा आंसर। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में अधिकार और बाध्यता उत्तराधिकारी राज्य पर न्यायिक नहीं होती है? अब इसमें देखिए आपका देखिए उस राज्य की सीमा रेखा के बारे में पूर्ववर्ती राज्य द्वारा हस्ताक्षर संधियां, अंतरराष्ट्रीय नदियों पर नौ परिवहन से संबंध संधियां जो निर्वाचित राज्यों द्वारा की गई हो, निर्वाचित राज्यों द्वारा की गई संविधाएं या निर्वाचित राज्यों के नागरिकों की राष्ट्रीयता के स्थान पर उत्तराधिकारी राज्य की राष्ट्रीयता रखना, इसका डी आंसर बनेगा। यह नहीं है, इसका डी आंसर बन जाता है। देखिए मैंने आपके क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, इनको चेक कर लीजिए कितने आंसर बन रहे हैं।